बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। सो आज के जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, सीयूईटी यूजी के फिजिकल एजुकेशन के और योगा के जितने भी मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो हम सारा आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका एक डेली एक सीरीज रहेगा, और जो कि हर सीरीज में 10 से 20 क्वेश्चंस मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा हर वीडियो में, और जिससे आपको आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो रहेगा, एक तरीके से आपके सारे यूनिट्स भी कवर होते जाएंगे, और साथ ही साथ उन यूनिट्स के अंदर जैसे भी किस तरह के मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, उनका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे टॉपिक टू टॉपिक वाइज, जिससे कि आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, यूनिट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ उसी के साथ साथ आपके एमसीक्यूज के प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रहेंगे, उनके भी इसी के साथ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो दोनों और तीनों चीजें हमारे साथ में इसके साथ ही कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, जो हमारा पहला यूनिट है इसमें, जो कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और ये जो आपका रहेगा, ये लेटेस्ट सिलेबस पे रहेगा, जो भी आपका अभी लेटेस्ट सिलेबस जो चल रहा है सीयूईटी यूजी का, उसके ऊपर रहेगा। और जैसे ही आपने क्लास 12 का भी एग्जाम दिया होगा, जिस जिसको भी इंटरेस्ट है यूजी कोर्सेज में परस्यू करने का, वो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, वो है हमारा इटाइमोलॉजी के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था, टॉपिक टू टॉपिक वाइज आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इटाइमोलॉजी मतलब क्या है? जो वर्ड से रिलेटेड, कोई भी कि कोई टर्म किससे क्या डराइव है, उन सब से रिलेटेड यहाँ पे ये हम सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ओके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, द टर्म सोशियोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच टू लैंग्वेजेस। जो सोशियोलॉजी ये जो टर्म है, वो कौन से दो लैंग्वेज से डेराइव्ड है? ये जो सोशियोलॉजी टर्म है, वो कौन से दो लैंग्वेज से डेराइव्ड है? ग्रीक एंड फ्रेंच, लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड संस्कृत, एंड फ्रेंच एंड जर्मन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आप वीडियो को पहले पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर कर सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर है, ये सोशियोलॉजी वर्ड जो डेराइव हुआ है, वो हम आप वीडियो को साथ ही साथ एक एक टाइम के लिए आप पॉज करेंगे और उसका आंसर करेंगे, और लास्ट में आप देखेंगे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, वो आपका बी, जो कि है जो लैटिन वर्ड से, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से जो डेराइव्ड है, वो इसका आंसर है आपका। क्या है आंसर आपका? लैटिन एंड ग्रीक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आप देख लेते हैं, हम थोड़ा इसका डिटेल में भी देख लेते हैं, क्या ये जो सोशियोलॉजी है, सोशिएटस, ये क्या वर्ड है, क्या मतलब है इन सब का, इंट्रोडक्शन टाइप का थोड़ा देख लेते हैं इसका। सोशिएटस एक वर्ड है, जो कि लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, जिसका मीनिंग है सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है, ये एक वर्ड से डेराइव्ड है, जो कि क्या है? सोसिएटस। क्या है? सोसिएटस। और लोगोस मतलब किसी चीज की स्टडी करना, उस चीज की साइंस के बारे में जानना, उस चीज के पीछे की चीजों को जानना, उसके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं लोगस। ठीक है। तो ये लोगस जो है, वो एक ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। मतलब आपका था ना सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी था। तो इसमें जो सोशियो, जो ये सोशियो वर्ड था, ये आपका क्या था? लैटिन वर्ड था। और इसके साथ जो लॉगस, जो लॉजी वर्ड था, वो क्या था? उसका मतलब होता है साइंस, या तो स्टडी, या तो टू स्टडी। ये इसका मतलब होता है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी, या साइंस ऑफ सोसाइटी जिसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ सोसाइटी को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। और द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, अगस्ट कॉम्ते, जो कि 1830s में इन्होंने दिया था। और यही अगस्ट कॉम्ते जो है, ये क्या है? यही क्या है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन्हीं को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगस्ट कॉम्ते ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर होता है। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, वो हमारे डेफिनेशन से रिलेटेड है। हु डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप? एज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप किसने डिफाइन किया था? अगस्ट कॉम्ते ने, एरिस्टोटल, ऑप्शन सी हो गया मैसिवर एंड पेज, या ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो हमारा है ऑप्शन सी,
मैसिवर एंड पेज ने इसको डराइव किया था, इसको मतलब इसका डेफिनेशन दिया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैसिवर एंड पेज। इन्होंने एम्फसाइज किया था कि सोशियोलॉजी की जो सोशियोलॉजी है वो पूरा अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप है उनकी स्टडी, उनकी ये सोशल रिलेशनशिप को ही उन्होंने डिफाइन किया था कि ये सोसाइटी है, ये सोशियोलॉजी है। ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको सोसाइटी एज द वेब। ये जो सोसाइटी है, अगर ये स्क्वायर को मैं पूरा सोसाइटी मान लूं, तो ये जो इस पूरे सोसाइटी को उन्होंने क्या बोला था, इस पूरे सोसाइटी को उन्होंने वेब या नेटवर्क की तरह बोला था। इनके बीच में, इन वेब के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को उन्होंने बोला था सोशल रिलेशनशिप, और उन्हीं सोसाइटी को उन्होंने नेटवर्क या वेब की तरह उन्होंने बताया था, प्रेस्क्राइब करवाया था। तो उसको एक याद करने का ट्रिक क्या है, आप मैक बुक से याद रख सकते हैं। ठीक है, मैक बुक, बुक के अंदर पेजेस होते हैं और मैक से मैसेवर आप याद रख सकते हैं। तो मैक बुक से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे, इन्होंने डिफाइन किया था इट एज द, जो ऑगस्ट कॉम्टे जो भी मैंने अभी बताया था, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे, उन्होंने डिफाइन किया था इसको एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। इन्होंने डिफाइन किया था किसको, साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। इसी चीज को इन्होंने डिफाइन किया था, अगस्त कॉम्टे ने साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना डिफाइन किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है ग्रीक हिस्ट्री से रिलेटेड, ग्रीक हिस्ट्री से रिलेटेड, विच पीरियड इन एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री इज नोन एज द गोल्डन पीरियड। कौन सा पीरियड है जो कि एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड की तरह जिसको जो माना जाता है, होमेरिक पीरियड, स्पार्टन पीरियड, अर्ली एथेनियन पीरियड या लेटर एथेनियन पीरियड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो हमारा है ऑप्शन डी, लेटर एथेनियन पीरियड। लेटर एथेनियन पीरियड को, लेटर एथेनियन पीरियड को क्या माना गया है, इसी को माना गया है गोल्डन पीरियड, इसी को माना गया है गोल्डन पीरियड, लेटर एथेनियन पीरियड। और ये किस लिए, किसकी वजह से, ड्यू टू फिलोसॉफिकल एडवांसमेंट, फिलोसॉफी में एडवांसमेंट, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे उसमें, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने लग गया, इस वजह से उनको लेटर एथेनियन पीरियड को क्या गोल्डन पीरियड भी बोला गया। और और क्या हुआ, इंडिविजुअलिज्म वाज द मेन स्लोगन। इस पीरियड का जो इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस किया गया, उसको बनाया गया, इसीलिए ये उनका मेन स्लोगन था, इंडिविजुअलिज्म जो ग्रीक पीरियड का मेन स्लोगन था। और मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, इसको बोला गया था, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स इनको बोला गया था। ग्रेट थिंकर्स, जो कि बहुत बड़े बड़े थिंकर्स इस टाइम पे थे, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारे जितने भी बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, ये इसी एरा में पाए गए थे, इन्हीं एरा में पाए गए थे ये। इन कॉन्ट्रास्ट स्पार्टा, और जब उसमें एक और ऑप्शन है स्पार्टन का, जो स्पार्टन को अगर देखा जाए तो उन्होंने प्योरली प्योरली और प्योरली मैन ऑफ एक्शन फॉर वार के लिए, उनका ये मोटो था कि एक एक, जो भी उनके स्पार्टन की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, उनके क्या था कि जो भी बच्चा जो भी पैदा हुआ, उसको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उसको हार्श कंडीशंस में जीने की उसको आदत डालते थे, और जितने भी हार्श कंडीशंस होते उनमें उसको, उस बच्चे को रखा जाता था। और जो बच्चा टिक जाता था उसको आगे के लिए उसको तैयार करते थे वॉर और इन सब के लिए। मानो कि अगर कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा कमजोर है और नहीं टिक पाता है, हार्श कंडीशंस को नहीं झेल पाता है, तो उसको, अगर उनको पता चल जाता है ये कमजोर है, तो एक हिल था, एक माउंटेन था, माउंट टाइग्रिस बोलते हैं जिसको, माउंट टाइग्रिस जिसको बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। वहां से उनको नीचे फेंक दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था उस टाइम पे। तो वो शुरुआत से ही इतने ज्यादा फोकस्ड रहते थे किस पे, अपने, जो भी उनका, जो भी उनके पैदा होते थे उनको वार के लिए शुरुआत से ही उनको प्रिपेयर कर दिया जाता था, ऐसे कंडीशन में रख के, छोटे छोटे बचपन से ही। तो ये स्पार्टन पीरियड का एक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक्स हिस्ट्री से रिलेटेड। एंशियंट ओलंपिक्स स्टार्टेड इन 776 बीसी, एंशियंट ओलंपिक्स स्टार्टेड इन 776 बीसी इन द ऑनर ऑफ विच गॉड। यहाँ पे गॉड की बात की गई है, डेट नहीं पूछा गया, यहाँ पे किस गॉड के प्रेजेंस में इसको स्टार्ट, और किस गॉड के ऑनर में इसको स्टार्ट किया गया था एंशियंट ओलंपिक्स को। ऑप्शन है अपोलो, ऑप्शन बी गॉड जुइस, ऑप्शन सी पोसेइडन, ऑप्शन डी हेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गॉड ज्यूइस, गॉड ज्यूइस। एंशियंट ओलंपिक्स बिगन एट ओलंपिया, एक ओलंपिया करके जगह था वहां पे
ये शुरू हुआ था 776 बीसी में इन द टू द ऑनर टू ऑनर ज्यूइस गॉड ज्यूइस, भगवान बनाया था ज्यूइस को, ठीक है, उनके ऑनर में। और यह एक बार बैन हुआ था, ये बैन हुआ था किसकी वजह से? रोमन किंग थियोडिसियस की वजह से बैन हुआ था इन 394 एडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग का नाम है जिनकी वजह से ये एक बार बैन हुआ था, थियोडिसिस वन। ये दोनों ही चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, ये दोनों ही चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको हाईलाइट भी कर देता हूं मैं, बहुत जरूरी है ये, थियोडिसिस और जो डेट है जहां पे जब बैन हुआ था 394 एडी। द मॉडर्न ओलंपिक्स वेयर द मॉडर्न ओलंपिक्स वेयर रिवाइव्ड बाय, जो वापस से, जो ये तो एंशियंट ओलंपिक्स की बात थी ये दो, और जो मॉडर्न ओलंपिक्स जो आया तो उसमें उसके जो फादर थे मॉडर्न ओलंपिक्स के वो थे पायरी डी कोबर्टिन। 1896 में उन्होंने इसको रिवाइव करवाया। इस ओलंपिक्स को बैन होने के बाद मॉडर्न ओलंपिक्स के साथ 1896 में इसको रिवाइव करवाया। और हमेशा आज भी जब भी हमारे ओलंपिक्स के लिए जब भी हमारा ओपनिंग सेरेमनी होता है, ठीक है, उसके जो सारे कंट्रीज जो लाइन लगा के स्टार्टिंग में ओपनिंग डे के दिन जो मार्च पास्ट होता है, उसके अंदर आज भी ग्रीस ग्रीस ही उसको लीड करता है हमेशा ओपनिंग मार्च को। आज भी जब भी मॉडर्न ओलंपिक्स, जब भी जो भी ओलंपिक्स होता है, आज भी उसके में ग्रीस ही सबसे ज्यादा ग्रीस सबसे आगे लीड करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जर्मन फिजिकल एजुकेशन के बारे में। हु इज नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स? जर्मन ग्रैंड फादर, यहाँ पे देखिए, एक पूछता है फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स, एक पूछता है ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स, एक पूछता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे पूछा क्या है? ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स। तो ऑप्शन है जॉन बेस्डो, ऑप्शन बी फ्रेडरिक लुडविग जान, ऑप्शन सी गट्समत्स, एंड ऑप्शन डी एडोल्फ स्पाइस। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, जॉन जॉन क्रिस्टोफर गट्समस इनका पूरा नाम, ठीक है। जे सी गट्समस भी बोलते हैं इनको, जे सी गट्समस भी बोलते हैं, तो इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, जॉहन क्रिस्टोफर गट्समस। तो गट्समस जो थे वो ग्रैंड फादर थे किसके? जर्मन जिम्नास्टिक्स के, और जिन्होंने एक बुक लिखी थी, जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग। इसका इसका जो जर्मन नाम है, इसका जो जर्मन नाम है वो है जिम्नास्टिक फॉर डाइजुजेंट। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जर्मन नाम ही पूछ लेगा, सॉरी, इसको मिटाता हूँ। जो इसका जर्मन नाम है वो कभी पूछता है, ठीक है, कभी कभी पूछ देगा, तो लिखना जिम्नास्टिक्स, जो इसका इस पर्टिकुलर बुक का बोल रहा हूँ, जो जिम्नास्टिक्स फॉर द यंग का, जिम्नास्टिक्स डाइजुजेंट, ये इस बुक का नाम हो सकता है। आप कभी एग्जाम में अगर पूछ दे तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, ये आप याद रखना। और जो हमारे जो जॉन बेस्डो थे वो क्या थे? वो थे हमारे फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक्स। गट्समस क्या थे? हमारे ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स थे। और बेस्डो जो है हमारे, वो हमारे क्या है? फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स है। बेस्डो क्या है हमारे? फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स है। और वहीं पे लुडविग जान जो है वो है फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स, ओनली फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स। अगर टोटल पूछे कि ओवरऑल पूछे फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स कौन है, वो है हमारे लुडविग जान। तो इन्होंने क्या प्रमोट किया था? टर्नवराइन सोसाइटी, एक टर्नवराइन मूवमेंट, इसको टर्नवराइन मूवमेंट भी बोलते हैं। टर्नवराइन मूवमेंट भी लुडविग जान ने दिया था। और फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स ओवरऑल कौन थे? लुडविग जान। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक लुडविग जान, ठीक है। और एडोल्फ फाइस थे, उन्होंने क्या फोकस किया था? उन्होंने स्कूल सिस्टम के अंदर जिम्नास्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। स्कूल सिस्टम्स के अंदर जो भी स्कूल थे जितने भी, उनके अंदर जो किसी ने अगर इंट्रोड्यूस किया था वो थे हमारे एडोल्फ स्पाइस। तो चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। गट्समस जो है हमारे वो थे, देखो जी, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? यहाँ पूछे ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक्स, तो ग्रैंड फादर जब भी पूछे तो जी से गट्समस, जी से ग्रैंड फादर, तो इसको आप याद रखिएगा, जी जी, ठीक है, ग्रैंडफादर। और कौन है? गट्समत्स। अब जब भी अब जब भी उसके बाद फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स की बात करें, फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स की बात करें, फ्रेडरिक लुडविग जान है, ठीक है, लुडविग जान।
तो एलजी एक कंपनी है, उससे हम याद रखेंगे। ये एल से हो गया लुडविग जान, और जी से जिम्नास्टिक्स, ओनली खाली जिम्नास्टिक्स, फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स, ठीक है। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। बाकी फिर मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन और मॉडर्न जिम्नास्टिक्स की जब बात करें, जो बीएमडब्ल्यू हमारा लोगो है, उससे हम याद रख सकते हैं, ठीक है, बीएमडब्ल्यू। तो कि बी से बेस्डो, और एम से जो मॉडर्न जिम्नास्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो उससे हम इससे याद रख सकते हैं। तो बेस्डो से क्या हो सकता है हमारा फादर ऑफ, अगर मॉडर्न जिम्नास्टिक्स की बात करें, तो बी से बेस्डो, एम से मॉडर्न जिम्नास्टिक्स, तो बेस्डो उसके फाउंडर थे। और बाकी रहा एडोल्फ स्पाइस की बात करें, तो स्कूल सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ पे आशा स्कूल, आशा दीदी, ये सब चलते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं, ए से एडोल्फ, एस से स्कूल सिस्टम के अंदर जिम्नास्टिक्स। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक है जो कि मैंने बनाया है आपको, जिससे कि याद हो जाए। तो इस तरीके से आप सारे याद रख सकते हैं। उसके बाद स्वेडिश सिस्टम से एक क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्वेडिश जिम्नास्टिक्स फोकसेस ऑन करेक्शन ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स। बॉडी डिफेक्ट्स करेक्शन के ऊपर क्या स्वेडिश जिम्नास्टिक्स में किस चीज पे फोकस किया गया था, करेक्शन ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स में। स्वेडिश जिम्नास्टिक्स की बात करना है, एजुकेशनल के ऊपर, एस्थेटिक, या मेडिकल, या थेराप्यूटिक, या मिलिट्री। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन सी, मेडिकल और थेराप्यूटिक जिम्नास्टिक्स। अब इसके अंदर देखते हैं, इसका आंसर तो ये है, स्वेडिश जिम्नास्टिक्स के अंदर जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेडिकल और थेराप्यूटिक जिम्नास्टिक्स। पर हेनरिक लिंग एस्टेब्लिश द स्वेडिश सिस्टम विथ 4 ब्रांचेस। जो पर हेनरिक लिंग थे, उन्होंने क्या किया था, स्वेडिश सिस्टम एस्टेब्लिश किया था 4 ब्रांचेस के साथ। स्वेडिश सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 4 ब्रांचेस के साथ। और मेडिकल, जो मेडिकल जिम्नास्टिक की बात है, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव्ड डिफेक्टिव कैरियज, मतलब ये जितने भी अगर करेक्शन से ऊपर रिलेटेड होते हैं, कोई भी मूवमेंट को करेक्ट करना, या फिर कोई डिफेक्ट्स है उसके ऊपर करेक्शन करना, ये इनका काम था, ठीक है, रिहेबिलिटेट करना। और फिर एस्थेटिक, जो कि हमारे इनर फीलिंग्स और इमोशन से डील करता था, एस्थेटिक। और एजुकेशनल, मतलब उसके बारे में किसी को एजुकेट करना, और जो खुद के एक किसी इंडिविजुअल के अंदर उसकी कितनी पोटेंशियल है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उससे उसको जनवाना, उसको जानने में हेल्प करना। और फिर उसके बाद मिलिट्री, टफनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द बॉडी, बॉडी को जो स्ट्रेंथन करना और बॉडी को टफ बनाना, किसी भी वॉर के लिए या कोई भी ट्रेनिंग के लिए, तो वो मिलिट्री टाइप था, ठीक है। तो मिलिट्री टाइप जिम्नास्टिक्स था वो। ये सारे अलग अलग तरह के जिम्नास्टिक्स थे। और जो यहाँ पे 4 ब्रांचेस की बात की गई है, ये 4 ब्रांचेस की बात की गई है, ये यही है, मेडिकल, एस्थेटिक, एजुकेशनल और मिलिट्री, ठीक है। तो मैम से आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये वाली मैम का हमारे जो MAM नहीं है यहाँ पे, यहाँ में मैम में थोड़ा सा बीच में क्या लग गया है, ई लग गया है हमारे। तो ये मैम से आप याद रख सकते हैं, मेडिकल, एस्थेटिक, एजुकेशनल और मिलिट्री। पर हेनरिक लिंग ने इसको 4 सिस्टम में, 4 ब्रांचेस में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंडियाज हेरिटेज से रिलेटेड है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। जब भी अब आपको ये जो साइन दिख रहा है, आपको, जब भी ये साइन दिखे, तो ये साइन किसका है, ये साइन है हमारा YMCA का। YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है। तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर इंडिया की बात करें, तो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया कौन है, ऑप्शन है हैरी क्रो बक, स्वामी विवेकानंद, MK गांधी, या HC डेसप्पा। तो इसका जब भी बात है, ये जो हैरी क्रो बुक लिखा है इनको शॉर्ट फॉर्म में, बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा HC बक, इनका ऐसा नाम लिखा रहेगा। तो इसका जो आंसर है फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, तो वो है सी बक, HC बक, हैरी क्रो बक। इन्होंने YMCA मद्रास में सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था इन 1920। YMCA मैंने बताया, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। ही इज ऑनर्ड एज द पायनियर ऑफ साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। वो ही है जो, इन्हीं को, हैरी क्रो बक को साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पायनियर इनको माना गया था। और जो YMCA का जो सिंबल है, मैंने जो ऊपर दिखाया, ये ट्राइंगल, इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि ये YMCA जो है, ये इसका सिंबल है ट्राइंगल, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको याद रखना है, माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। यही 3 चीज आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि क्या वो 3 चीजें हैं, तो वो है माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। उसके बाद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो भी है बाद में जो एस्टेब्लिश हुआ था, वो भी 1927 में हुआ था, इनकी ही देन थी वो, ठीक है। 1927 में IOA आया था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, ये बात ये आपको याद रखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रोमन फिजिकल एजुकेशन।
द रोमन ट्रेनिंग प्लेस फॉर यूथ इन फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स। जो रोमन जो ट्रेनिंग था और रोमन ट्रेनिंग में जो प्लेस दिया गया था यूथ को इन फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स में, उसको क्या बोला जाता था? जिम्नाजियम, कैंपस मार्सियस, पैलेस्ट्रा या एरिना। तो जब भी इसकी बात आए जर्मन में, तो उसको बोला जाता था कैंपस मार्सियस। ठीक है, कैंपस मार्सियस, सॉरी जर्मन बोल दिया मैंने, रोमन रोमन। कैंपस मार्सियस, कैंपस मार्सियस एक फील्ड था रोमन में, जहाँ पे यूथ को ट्रेन ट्रेन किया करवाया जाता था, किसके लिए? वॉर के लिए। ठीक है। द रोमन अप्रोच टू फिजिकल एजुकेशन वाज यूटिलिटेरियन। मतलब जो यूटिलिटेरियन मतलब उनका जो फिजिकल एजुकेशन जो बच्चों को यूथ को दिया जाता था, उनका फिजिकल एजुकेशन का मतलब था यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें करवाना, वो सारी चीजें उनको सिखाना जो कि वॉर में काम आ सके या उनके डेली लाइफ में वो उसको यूज में ला सके। दे वैल्यूड करेज, स्ट्रेंथ एंड स्किल फॉर वॉर अबव ऑल। ठीक है, वो इन तीनों को सबसे ज्यादा इनको वैल्यू करते थे। किससे? करेज को, स्ट्रेंथ को और स्किल को। ठीक है, वॉर के लिए और बाकी सब कामों से। अनलाइक ग्रीक्स, रोमन्स वेर मोस्टली स्पेक्टेटर्स। मतलब स्पेक्टेटर मतलब ग्रीक्स की तरह मतलब ग्रीक्स की तरह नहीं, रोमन्स ज्यादातर क्या होते थे? स्पेक्टेटर्स होते थे। एग्जाम्पल ग्लेडिटोरियल फाइट्स। अब ये ग्लेडिटोरियल फाइट्स या बोल लो या फिर ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट बोल लो इसको, ये क्या होते थे? इनके आपने पुराने मूवीज में देखा होगा, बाहुबली, इन सब मूवीज में देखा होगा, बहुत बड़ा सा ऐसे स्टेडियम टाइप का रहता है और चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं और बीच में ऐसा शेप सा रहता है बीच में। और वहां पे क्या होता है? कोई कोई एक आदमी कोई एक हाथी से लड़ रहा होता है या कोई सांड से लड़ रहा होता है, या दो दो आदमी ही अपने आप से लड़ रहे होते हैं। तो ये जो इस तरह के जो कॉम्बैट्स थे वो रोमन्स में, वो रोमन्स करवाते थे। और ज्यादातर वो लोग स्पेक्टेटर्स होते थे, देखते थे और उस चीज का आनंद लेते थे। मतलब जो कैदी रहते थे, उनके कैदी, उन कैदियों को लड़वा दिया या फिर कोई आदमी से जानवर को लड़वा दिया। तो इस तरह के जितने भी वो फाइट्स करवाते थे, ये कॉम्बैट करवाते थे, उन्हीं को ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट्स बोलते थे। और ज्यादातर ये कहाँ पे, कौन से पीरियड में होता था? रोमन के पीरियड में होता था, याद रखना। ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट की बात आए या ग्लैडिटोरियल फाइट्स की बात आए, रोमन पीरियड वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। विच फैक्टर विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेशनल इंटीग्रेशन रेफर्स टू लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड फूड हैबिट्स। कौन सा फैक्टर है? कौन सा फैक्टर है? ठीक है, तो कौन सा? क्या वो ज्योग्राफिकल फैक्टर है? क्या वो इकोनॉमिक फैक्टर है? क्या वो कल्चरल फैक्टर है? क्या या वो मेंटल फैक्टर है? तो चारों में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, कि एक नेशन में कैसे किस तरीके से इंटीग्रिटी बनी रहे, किसके बीच में? लैंग्वेज, ट्रेडिशन और फूड हैबिट्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कल्चरल फैक्टर्स। इसका जो सही आंसर है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स के अंदर ये लैंग्वेज, ड्रेसिंग, ट्रेडिशंस और रिलीजन की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं हम। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में वो क्या है हमारा? रीजन, कोई भी जगह, जगह से रिलेटेड या एरिया से रिलेटेड है जहाँ पे लोग रहते हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, और नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? इज द सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप एंड यूनिटी। मतलब कॉमन सिटीजनशिप की और यूनिटी में रहने की बात करता है नेशनल इंटीग्रेशन। उसके बाद चलते हैं हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और जो ट्रेड से रिलेटेड है। ट्रेड्स लाइक टीम स्पिरिट और जो यूनिटी, ट्रेड्स लाइक टीम स्पिरिट और यूनिटी, टीम स्पिरिट और यूनिटी क्या है? ये जो ट्रेड्स है ये क्या है? इननेट या इनबॉर्न ट्रेड्स, एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जेनेटिकली इनहेरिटेड या नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कौन से दो ट्रेड्स थे हमारे? कौन से जो वो जो ट्रेड है जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं वो हमारा टीम स्पिरिट और यूनिटी। टीम स्पिरिट और यूनिटी हमारे एनवायरनमेंट से आता है। हम आपस में जैसे खेल रहे होते हैं, आपस में जैसे रह रहे होते हैं, उस ये उसके उस उसको करने के दौरान ही हमारे अंदर डेवलप होता है। हमारे आसपास किस तरीके से एनवायरनमेंट है उस तरफ से ये डेवलप होता है। सोशल क्वालिटीज आर नॉट इनबॉर्न, दे आर लर्नड थ्रू स्पोर्ट्स। जो सोशल क्वालिटीज है, इस चैप्टर को हमारा पढ़ने का मतलब ही ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो में उसमें हम यही सीखते हैं कि जो जो क्वालिटीज हैं सोसाइटी में रहने की, सोसाइटी में आपस में मिलजुलने की, और ये सब जो क्वालिटीज हैं वो इनबॉर्न हमारे पास नहीं होती है, वो हम सीखते हैं। और मेनली यहाँ पे हमारा एम्फेसाइज किया गया है, हम सीखते हैं स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो जो फिजिकल एजुकेशन जो हमारा, वो हमारा एक गाड़ी की तरह काम करता है। एक हमारा ये मान लो कि
चेन की तरह काम करता है, जो कि इनको जोड़ता है और हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और जो टीचर्स हैं और जो कोचेस हैं, वो मेन रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, और इस ट्रेड्स को, ये जो हमारे जो यहाँ पे जैसे कि टीम स्पिरिट और यूनिटी, इन ट्रेड्स को डेवलप कराने में टीचर्स और कोचेस का सबसे बड़ा हाथ है। जो आप लोग जितने भी CUT यूजी का अभी एग्जाम करें देंगे, और जो भी आगे क्वालिफाई करेंगे, और जो भी आगे आप बनेंगे इसको पढ़ने के बाद, वो आप टीचर कोचेस जो भी आप बनेंगे, ठीक है, तो आपका मेन काम ही यही है कि आप इसको, स्पिरिट को और इस यूनिटी को किस तरीके से सोसाइटी में लाएं। ये आपके, इससे आप सीखेंगे और आप आगे भी सिखाएंगे। और ट्रेड्स इंक्लूड हेल्पफुलनेस, पेशेंस, टॉलरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारे ट्रेड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हेल्पफुलनेस के, पेशेंस के और टॉलरेंस के और सेल्फ कॉन्फिडेंस के। तो ये था हमारा आज का पहला, हमारी इस तरीके से डेली सीरीज चलेगी अब, और उस सीरीज का ये पहला पार्ट है आज। और पहला पार्ट आई होप आपको अच्छा लगा होगा, 10 क्वेश्चन। इसी के बाद इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन से जो पार्ट 2 में आएगा। फिर इसी तरीके से हम ये सीरीज को कंटिन्यू करते 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 हम सारे चैप्टर्स को, जो आपकी जितने भी यूनिट्स हैं, 6 से 8 जो भी यूनिट्स हैं, आप हम सब उस यूनिट्स को पूरा कवर करेंगे, और आपके एग्जाम तक पूरा हम तैयार रहेंगे। तो डेली इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, और जो कि सब्सक्राइब का बटन जो भी होता है और जो बेल आइकन का जो भी बटन होता है उसको दबा के रखना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें एंड थैंक यू।